हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल राधा लर्निंग होम। आज की इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के टॉप 15 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सीटेट का एग्जाम क्लियर करने के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो मूल मंत्र की तरह काम करते हैं। इसीलिए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जो कि हिंदी पेडागोजी के हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? तो भाषा सिखाने में जो भी विधियां हैं उनमें से जो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है द्विभाषिक, तीसरा है श्रव्य भाषिक, चौथा है प्रत्यक्ष। तो जो लैंग्वेज सिखाने में जो प्रत्यक्ष विधि है इसमें मातृभाषा को बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना गया है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब। ऑप्शन है बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए जाएं, दूसरा है बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास करवाया जाए, तीसरा है बच्चों को पठन के अवसर दिए जाएं और चौथा है बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए। तो भाषा अर्जन केवल तभी, भाषा किस प्रकार अर्जित की जा सकती है, इनमें से देख लेते हैं। जो फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को भाषा का परिवेश, भाषा अर्जन अनुभव से आता है, इसके लिए आवश्यक है परिवेश, भाषा का परिवेश देना। इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। ऑप्शन देख लेते हैं। व्याख्यान करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, पाठ्य सामग्री का विस्तार। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पाठ्यक्रम का विस्तार करना। यहाँ पर क्वेश्चन था तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका क्या है। तो जो एक मिनट, जो पाठ्य सामग्री का विस्तार है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले डैश। ऑप्शन है उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, दूसरा है नियम प्रस्तुत करने चाहिए, तीसरा है वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना चाहिए, चौथा है ड्रिल के माध्यम से अभ्यास कराना चाहिए। तो व्याकरण पढ़ाने की जब बात आएगी तो वहां पर और कौन सा उपागम है, निगमनात्मक उपागम। जब इसके बारे में बात होगी तो पहले हम नियम पढ़ाएंगे, नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे। ये होता है निगमनात्मक उपागम, नियम से उदाहरण की ओर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है नियम प्रस्तुत करने चाहिए, पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, नियम पढ़ाएंगे इसमें निगमनात्मक उपागम में, और व्याकरण पढ़ाते समय। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य क्या है। ऑप्शन है भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है, दूसरा है शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित है, न कि बस यूं ही। अगला ऑप्शन है भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है, और चौथा है भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है। तो जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है इसको देख लेते हैं। भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी भी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। भाषा यादृच्छिक है, इसका अर्थ क्या होगा, भाषा के शब्दों, जो शब्द होगा और उसका जो अर्थ होगा उनके बीच किसी भी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं होगा। इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा। कौन सा अभ्यास करने से विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद मिलेगी। ऑप्शन है अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का समवेत पठन, दूसरा है कविता को कंठस्थ कर लेने के बाद कविता का समवेत गायन, तीसरा है रोल प्ले में भाग लेना, चौथा है नए या अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना। तो यहाँ पर ऐसा अभ्यास जो विद्यार्थियों के मौखिक भाषा में विकास में मदद करेगा वो है रोल प्ले में भाग लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यपुस्तक के बारे में सही है। सही ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन देख लेते हैं। पाठ्यपुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है, दूसरा है यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, तीसरा है ये सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है, पाठ्यपुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वह बताना है। तो पाठ्यपुस्तक की जो भूमिका होती है वो
ऑप्शन नंबर 2, यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित, जो पाठ्यचर्या बनाई जाती है उसमें जो उद्देश्य, कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं कि इस कक्षा में बच्चा इतना, जो कुछ टाइमलाइन बनाया जाता है एक वर्ष का, उसमें ये तय किया जाता है, कुछ उद्देश्य रखे जाते हैं कि इतना बच्चा एक वर्ष में सीख लेगा, या जिस भी स्टैंडर्ड में होगा तो वहां तक बच्चा उतना सीख चुका होगा, यह तय किया जाता है। तो वहां पर उद्देश्यों को प्राप्त करना, उनको प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर निदानात्मक, जो भाषा अधिगम होता है उसमें निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। योगात्मक आकलन के लिए योजना एवं प्रश्न बनाना। दूसरा, अभिभावक शिक्षक बैठक में अभिभावकों को सूचित करना और ध्यान देने के लिए कहना। तीसरा है, बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। चौथा है, विद्यार्थियों के प्रगति रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त फल लिखना। ये जो तीनों ऑप्शन है ये गलत है। जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है। बच्चों की समझ में रह गए अंतर को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ाने का कौशल क्या कहलाएगा? ऑप्शन है वैश्विक, दूसरा है स्थानीय, तीसरा है निष्कर्षात्मक और चौथा है मूल्यांकन परक। जो ऑप्शन नंबर 2 है स्थानीय, ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर किसी पाठ्य पुस्तक से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल स्थानीय बोध है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर देना। गलत है। दूसरा है, बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना और शिक्षण आरंभ करना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है, अंग्रेजी में संप्रेषण करना। गलत है। समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करना। गलत है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है। आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। समग्र भाषा, समग्र भाषा, उसके बाद है संप्रेषणात्मक, तीसरा है रचनावादी और संरचनात्मक। जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है समग्र भाषा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है। तो आप किस उपागम का प्रयोग करें? तो यहाँ पर समग्र भाषा का उपयोग किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। कौन सा अधिगम है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है? देख लेते हैं। मौखिक अधिगम, अवधारणा अधिगम, तीसरा गत्यात्मक कौशल अधिगम और तीसरा है संरचना अधिगम। तो जो यहाँ पर मौखिक अधिगम है, यहाँ पर मुख से बोलना है, मतलब यहाँ पर आपका जो मानसिक क्षमता होती है उसका कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 3 गत्यात्मक, मतलब चलना या दौड़ना, इससे संबंधित होते हैं ये। संरचना मतलब कुछ बनाना या रचना करना, लेकिन यहाँ पर किसका मानसिक प्रक्रिया का यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 होगा अवधारणा अधिगम। अवधारणा, कुछ किसी के बारे में सोचना है, अवधारणा बनाना किसी भी टॉपिक के बारे में, तो ये एक मानसिक प्रक्रिया है। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ये एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी टॉपिक पर मानसिक मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, हालांकि वह वयस्क या सहपाठी अपने से बड़े या किसी सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? मतलब किसी मोर नॉलेजेबल अदर से वो हेल्प लेकर वो उसको लिख सकती है, तो ये क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर हाँ, ऑप्शन नंबर 1 मदद, स्कैफोल्डिंग जिसको हम कहते हैं, यही आपका ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।